Welcome my QT students. In this session we will be discussing logical reasoning logical reasoning part of the CUT PG 2023 examination. You can connect with me on Telegram at ADITYAKT and join the Telegram group CAT-ZAT-MBA. Let us start the question set, and there were total 20 questions from LR in shift 1. We will be discussing shift 1 in this video and shift 2 in a separate video. So shift 1 mein there were 20 questions from LR and there was a 5 question puzzle. We will be discussing these 25 questions in this particular video. Starting with question number 1. So question number 1 is about a dice. Question is saying, by folding the sheet shown in the figure, which of the following figure can be formed? तो इन एनी सच क्वेश्चन हमें ऑब्जर्व क्या करना है, क्या देखना है कि डायग्राम हमें गिवन है प्रॉपर्ली, ठीक है। और अगर हम किसी भी इन जनरल क्यूब में बात करें तो जब भी क्यूब को अनफोल्ड करोगे, ठीक है, यानी कि ओपन करोगे, तो हमेशा जो एडजेसेंट फेसेस होंगे उन पे जो नंबर्स मेंशन्ड होंगे वो कभी ऑपोजिट तो नहीं हो सकते ना, है कि नहीं। तो जो भी अपोजिट फेस में नंबर होगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे क्यूब को ओपन किया हुआ है तो 2 इज देयर एंड देन देयर इज 4. 2 and 4 these are the numbers on the opposite faces, ठीक है। 2 और 1 तो एडजेसेंट है, अड़ोस पड़ोस में है, अड़ोस पड़ोस वाले ऑपोजिट में थोड़ी आएंगे, तो 2 और 1 अपोजिट में नहीं आएंगे, 1 और 4 अपोजिट में नहीं आएंगे, ये तो क्लियर है। जो भी अड़ोस पड़ोस में आ रहा है चाहे 5 और 1 दिख रहा हो, ठीक है, तो 2 और 1 कभी भी ऑपोजिट में नहीं होंगे, ठीक है, ये एडजेसेंट है। सिमिलरली 1 और 4 एडजेसेंट है, 4 और 6 एडजेसेंट है, 5 और 1 भी एडजेसेंट है और 6 और 3 भी एडजेसेंट है। तो एडजेसेंट का पेयर हमें बनाना नहीं है, पर ये समझ में आना चाहिए कि जो एडजेसेंट है वो अपोजिट नहीं होते हैं। तो अपोजिट कौन से होंगे? 2 and 4 आर अपोजिट, सिमिलरली 1 and 6 आर अपोजिट, और फिर जो दो रह गए हमारे 5 and 3 दीज आर ऑल्सो अपोजिट्स। तो अपोजिट फेसेस में हमारा 2 और 4 आएगा, 1 and 6 आएगा और 5 and 3 आएगा। इज दैट क्लियर? ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर कैन बी फॉर्म्ड। सबसे पहले हमें वो ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है जिनमें कि ऑपोजिट वाले फिगर एडजेसेंट में आ रहे हैं, ठीक है। जैसे पहले वाले में आ रहा है 3, 6 and 1, जबकि 1 and 6 आर ऑपोजिट फेसेस में, तो क्लियरली ये ऑप्शन तो पॉसिबल नहीं है। सेकंड में आ रहा है 2, 4 and 6 एंड वी नो 2 और 4 ऑपोजिट में आ रहे हैं, यानी कि ये वाला फिगर भी पॉसिबल नहीं है। थर्ड वाला है 1, 3 and 5, जबकि 3 and 5 आर इन ऑपोजिट फेसेस, तो दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। डेफिनेटली ऑप्शन डी विल, लास्ट वाला विल बी द आंसर. This will be the answer, 1, 3 and 4. So none of them are opposite. So clearly this should be the figure after folding the sheet given above. Is that clear? ठीक है। तो इजी क्वेश्चन है, समझ में आ रहा है। ये क्वेश्चन हम लॉजिकल रीजनिंग के सारे डिस्कस कर लेंगे, तो बहुत सारे क्वेश्चंस का अप्रोच तो वैसे ही क्लियर हो जाएगा तुमको कि वैसा क्वेश्चन दोबारा भी आता है, तो डिट्टो यही अप्रोच लगना है, कुछ इसमें डिफरेंस नहीं आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी स्क्वायर्स एग्जिस्ट in the given figure. Now this question was actually dropped in the exam. Why? Because actually में उनका शायद पर्पस ये रहा होगा कि ये स्क्वायर फॉर्म करें कई सारे, बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये हुआ कि डायग्राम को ऐसा बना दिया कि दिस इज नॉट अ स्क्वायर, है कि नहीं। इस डायग्राम को देख के इसको स्क्वायर तो कोई नहीं बोलेगा, तो दैट इज वाई कोई भी ऑप्शन नहीं मैच करेगा। बट अदरवाइज उनका जो पर्पस था कि दे वर कंसिडरिंग दिस एज अ स्क्वायर, यानी कि उनका डायग्राम जो थोड़ा अगर प्रॉपर बनाते हो, एक बार सेपरेटली थोड़ा सा डायग्राम बना देते हैं सो दैट क्लैरिटी आ जाए। तो हालांकि मुझे भी नहीं पता कि मैं स्क्वायर बना पाऊंगा कि नहीं बना पाऊंगा अभी फ्री हैंड से, बट अगर नहीं बना पाऊँ तो बात समझ लेना, ठीक है। तो ऐसा कुछ, तो ये स्क्वायर बन गया अपना, और दिस इज ऑल्सो स्क्वायर, दिस इज ऑल्सो स्क्वायर एंड दिस इज ऑल्सो स्क्वायर, ठीक है। सो कितने स्क्वायर हो गए? तो क्लियरली यहाँ पे, एक सेकेंड, तो दो तो ये स्क्वायर हो गए, 1, 2, ठीक है। देन देयर इज अ थर्ड स्क्वायर, ये वाला स्क्वायर, 3 स्क्वायर्स हमने काउंट कर लिए, और फिर 4 स्क्वायर्स आएंगे हमारे, दीज 4, 1, 2, 3 एंड लास्टली 4।
तो 3 + 4 टोटल 7 स्क्वायर्स हो जाएंगे. दैट इज व्हाट द आंसर शुड बी टू दिस क्वेश्चन. अगर ये क्वेश्चन का डायग्राम थोड़ा प्रॉपर होता तो इन दैट केस ऑप्शन सी 7 वुड हैव बीन द आंसर. इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. चूज द ऑप्शन विच विल कंटिन्यू द सीरीज इन प्रॉब्लम फिगर. प्रॉब्लम फिगर में हमें 4 सीक्वेंसेस दिए हैं एंड देन वी हैव टू आइडेंटिफाई कि फिफ्थ वाला क्या होगा, इसके बाद में क्या आएगा. तो इन द फर्स्ट सीक्वेंस वी कैन सी देयर इज अ ब्लैक डॉट, देयर इज अ एरो, और अपना बीच में 2 लाइंस हैं जो एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं. अब ये 2 लाइंस तो सारे के सारे डायग्राम्स में कंसिस्टेंट है. अच्छा, दूसरे वाले डायग्राम में अगर हम देखते हैं सो देयर इज अ वाइट डॉट, वाइट सर्कल, और ये फोर्थ वाले डायग्राम में भी दिख रहा है, सेकंड में और फोर्थ में दिख रहा है. यानी कि हर ऑड वाले में तो कनेक्टेड नहीं है, यानी कि ऑड से ऑड को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, फर्स्ट से थर्ड को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, और सेकंड से फोर्थ को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं. ठीक है, तो अगर फर्स्ट से हम थर्ड को कनेक्ट करें तो कैन यू ऑब्जर्व कि फर्स्ट और थर्ड में फर्क क्या आ रहा है, डिफरेंस क्या आ रहा है. अगर हम फर्स्ट वाली फिगर को, फर्स्ट में इसको ऑब्जर्व करो, ठीक है, इस फिगर को ऑब्जर्व करो, तो अगर इस फिगर को हम 90 डिग्री से रोटेट करा दें तो कैन यू सी कि ये थर्ड वाला फिगर आ जाएगा. भाई फर्स्ट में ये फिगर आ रहा है इस तरह से, और अगर हम इसको 90 डिग्री से रोटेट करा देंगे तो अगला रिजल्ट हमारा क्या होगा, ये फिगर कुछ ऐसा आ जाएगा, और वही तो थर्ड फिगर में आ रहा है. इजंट इट सो? तो 90 डिग्री रोटेशन से थर्ड वाला वैल्यू आ रहा है. तो क्लियरली अगर हम थर्ड से फिफ्थ में जाएं तो अगेन अगर हम इसको 90 डिग्री से रोटेट करा दें तो क्या डायग्राम बनना चाहिए हमारा. तो बाय 90 डिग्री का रोटेशन दिस विल बिकम, ब्लैक डॉट तो यहां पे आ जाएगा और एरो आ जाएगा ऊपर. डायरेक्शन का ध्यान रखना है. ठीक है, ऑप्शन 4 विल बी द आंसर. इज दैट क्लियर? ठीक है, जस्ट टू कंफर्म, जस्ट टू वेरीफाई, हम सेकंड से फोर्थ में भी देख सकते हैं ट्रांजिशन में क्या हो रहा है. सेकंड वाले में ये पोजीशन है हमारी ब्लैक डॉट और एरो की, और अगर हम इसको 90 डिग्री से रोटेट करा दें तो इन दैट केस फोर्थ वाला डायग्राम बन जाने वाला है अपना. यानी कि वी वर थिंकिंग इन द राइट डायरेक्शन, और अपना व्हाइट वाला सर्कल भी 90 डिग्री से रोटेट हो रहा है. यानी कि बेसिकली सेकंड ऑफ से जो फोर्थ में जा रहे हैं, अगर यहां से हमें 6 वाला फिगर ही बताना होता तो 6 वाला फिगर क्या होता, वहां पे अगेन ये वैल्यू हमारा ये 90 डिग्री से रोटेट हो जाता पूरा. ठीक है, 90 डिग्री से पूरा रोटेट हो जाता है. तो अगर हम देखें तो फोर्थ वाले में इफ दिस इज व्हाट वी आर रोटेटिंग बाय 90 डिग्री को, ठीक है, इसको अगर 90 डिग्री से रोटेट करा रहे हैं तो क्या फिगर बन जाएगा, कुछ ऐसा फिगर बनेगा. दिस इज ब्लैक वाला डॉट, और ठीक है, और साथ में एक सेकेंड, ब्लैक डॉट को ब्लैक ही तो लगना चाहिए. क्लियर है, और ये व्हाइट वाला इधर आ जाएगा. तो दिस इज लाइक फिगर नंबर 3. तो ये हमारा 6th होता सीक्वेंस में. क्या इस बात को अप्रिशिएट कर पा रहे हो? क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. विच ऑप्शन विल कंप्लीट द गिवन फिगर मैट्रिक्स. तो फिगर मैट्रिक्स में हमें क्या गिवन है, वी नो कि बी से बन रहा है सी, सी से आ रहा है डी, देन ई, एफ, जी, एच, आई. तो लास्ट वाले में दिस शुड बी जे इन कॉन्टिन्यूएशन. सिमिलरली डी, देन ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के. तो लास्ट वाले में शुड बी एल, एल. या फिर डायरेक्टली भी देख सकते थे कि बी से डी में यानी कि 2 का डिफरेंस है, सी से ई में 2 का डिफरेंस है, डी से एफ में 2 का डिफरेंस है, सब में 2 का डिफरेंस है. तो जे, के, एल, यानी कि एल आना चाहिए. और सिमिलरली नंबर्स पे ऑब्जर्व करें, 3, 5 एंड 15 है फर्स्ट वाले रो में. 3, 5, 15 यानी 3 × 5 इज इक्वल टू 15 प्रॉबेबली. सेकंड वाले में आ रहा है 2, 4, 8. तो 2 × 4 इज इक्वल टू 8. तो लास्ट वाले में दिस शुड बी 4 × 6, तो दैट शुड बी इक्वल टू 24. तो JL24 शुड बी द आंसर. ऑप्शन 1 JL24. आई गेस बड़ा सुना सुना सा नाम लग रहा है. इट वॉज प्रॉब्ली द प्लेन नंबर और समथिंग इन अ मूवी, और मे बी द नेम ऑफ अ मूवी, आई डोंट रिकॉल, बट शायद ऐसा था. अगर तुमको भी याद आ रहा है तो बताना, कमेंट में मेंशन करना. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. In a certain language, digits 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9 are written as A, B, C, D, E, F, G, H, I, J and 10 is written as B, A. 10 में क्या हुआ, बेसिकली 10 is 1, 0, 1, 0, और 1 के लिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं B से, 0 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं A से, तो 10 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं BA से. यानी कि कोई भी 2 डिजिट नंबर है तो उसको कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 10 को रिप्रेजेंट करना है BA से. इसका मतलब ये हुआ कि इन जनरल अगर हम बात करें, फॉर एग्जाम्पल अगर हमने 24 लिखना है, ठीक है, तो 10 में क्या आ रहा है, पहले 1
और फिर 0, तो सिमिलरली 2 और 4, 2 के लिए रिप्रेजेंटेशन क्या है, 2 इज रिप्रेजेंटेड बाई C और 4 इज रिप्रेजेंटेड बाई E, तो CE विल बी द रिप्रेजेंटेशन फॉर 24. दैट इज व्हाट दे आर सेइंग व्हेन दे आर टॉकिंग अबाउट 10. क्लियर है? और फिर हमें एक मल्टीप्लिकेशन दिया है, एक पूरा एक्सप्रेशन दिया है जिसको हमें सॉल्व करना है और सॉल्व करके बताना है, आंसर नंबर्स में रिप्रेजेंट करना है. ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इसको. DC इंटू एफ माइनस बी एफ माइनस डी इंटू डी. अब एक छोटी चीज़ जो यहाँ पे याद रखनी है कि क्लियरली हमारा स्टार्टिंग 0 से हो रहा है, 1 से स्टार्टिंग नहीं हो रहा है, तो A 0 पे है, ये ध्यान देना है. ठीक है, तो D हमारा कहाँ पे आएगा, D की जगह पे आएगा 3, क्योंकि D का प्लेस 4th है तो 3 आएगा. C का प्लेस 3rd है, 2 आएगा. 32 इंटू 5 माइनस 1 5 माइनस 3 इंटू 3. ओके, नाउ दिस पोर्शन विल बी सॉल्व फर्स्ट. सिमिलरली ये ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व होगा और फिर मल्टीप्लाई सॉल्व होगा. 32 इंटू 5 इज 160 माइनस 12 इंटू 3 दैट इज 36 और 160 माइनस 36 होगा 124. तो 1 इज रिप्रेजेंटेड बाई B, 2 is represented by C and 4 is represented by E. तो आंसर should be B, C, E and that is option C. Clear है? Okay. Next question. If the first day of a leap year was Friday, then which will be the last day of the year? First day of a leap year is a Friday. Okay. So in a normal year, 365 days में अगर एक ईयर है तो दैट मीन्स 365 डेज में हमारे 52 कंप्लीट वीक्स होते हैं, प्लस 1 एक्स्ट्रा डे होता है, एक डे एक्स्ट्रा होता है. ठीक है, तो अगर हम हमारा जनवरी 1 जो भी डे होगा, लेट अस से जनवरी 1 इज संडे, तो वी नो कि 52 कंप्लीट वीक्स हो जाएंगे, है कि नहीं? 52 वीक्स कंप्लीट हो जाएंगे हमारे पास, और लास्ट में बचेगा एक डे एक्स्ट्रा, तो वो भी वही दिन होगा जो कि जनवरी 1 पे होगा. यानी कि लास्ट में हमारा जो दिसंबर 31 है, दैट विल ऑल्सो बी द सेम डे, दैट विल ऑल्सो बी अ संडे फॉर अ नॉर्मल ईयर ऑफ 65 डेज. बट जब हमारा लीप ईयर होगा तो 366 डेज होंगे, यानी कि 1 डे एक्स्ट्रा होगा. इफेक्टिवली यहाँ पे 52 वीक्स प्लस 2 डेज एक्स्ट्रा है. बट जब भी लीप ईयर में बात करेंगे तो जनवरी 1 को जो हमारा दिन होगा, जैसे यहाँ पे जनवरी 1 को कह रहा है फ्राइडे है, तो दिसंबर 31 को सेम डे नहीं होगा, उससे एक दिन बाद का दिन होगा, यानी कि फ्राइडे प्लस 1. तो आवर आंसर विल बी सैटरडे. सैटरडे विल बी द आंसर, ऑप्शन बी. क्लियर? ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच लेटर इज 16th to the right of the letter, which is 4th to the left of I? I का प्लेस वैल्यू क्या है? 9 है. अल्फाबेट्स में 9th प्लेस पे आता है. और फिर विच लेटर इज 16 टू द राइट ऑफ द लेटर विच इज 4th टू द लेफ्ट. तो आई के लेफ्ट में 4 लेटर्स जाना है, यानी कि -4 करना है. तो अब -4 करके लेटर निकालने की जरूरत नहीं है, फिर हमको क्या करना है, राइट में जाना है. तो अगर लेफ्ट में जा रहे थे तो सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, राइट में जा रहे हैं तो ऐड करेंगे, प्लस 16 करेंगे. अब -4 में अगर 16 ऐड करोगे तो क्या वैल्यू आने वाला है, प्लस का 12 आने वाला है, यानी कि आई प्लस 12 कर दो. तो 9 प्लस 12 इज 21, यानी कि 21 के प्लेस पे कौन सा नंबर आएगा, कौन सा अल्फाबेट आएगा, दैट विल बी यू. तो यू विल बी द आंसर, ऑप्शन सी विल बी द आंसर. क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन. Deepak traveled towards north, then turned left and again traveled to his left 4 kilometers. He found himself exactly 3 kilometers west of his point. How far did he travel towards north initially? जब भी डायरेक्शन सेंस का कोई क्वेश्चन बनाना है तो सबसे पहले तो नॉर्थ साउथ एक बार लिख लो अपने लिए, रिकॉल करने के लिए, ताकि कोई भी कंफ्यूजन डाउट दिमाग में ना रहे. अब सबसे पहले दीपक ने नॉर्थ की तरफ ट्रैवल किया है, कितना किया है दैट इज नॉट गिवन. ठीक है, सो लेट अस से दिस इज हिज स्टार्टिंग पॉइंट. He traveled towards north, then he turned left and he traveled for some distance, we do not know कितना distance, but then he again traveled to his left. ठीक है, फिर से लेफ्ट जाएगा. ठीक है, दिस इज द लेफ्ट डायरेक्शन. ठीक है भाई, दिस इज लेफ्ट एंड दिस इज राइट, अगर सामने फेस कर रहा है कोई, isn't it so? और दूसरा रिकॉल करने का तरीका क्या है कि जब भी कोई लेफ्ट में मूव कर रहा है, लेफ्ट का मतलब क्या हुआ, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज. ठीक है, कि अगर फॉर एग्जाम्पल फ्रंट की तरफ जा रहा है
और लेफ्ट में मूव कर रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज जाना पड़ेगा, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, दिस इज लेफ्ट डायरेक्शन, और क्लॉकवाइज जाएगा, दैट इज राइट डायरेक्शन। ओके, सो लेफ्ट गया, फिर लेफ्ट गया, और फाइनली जब वो जिस पोजीशन पे, जिस पॉइंट पे पहुंचा, तो इट इज गिवन दैट ही वाज एग्जैक्टली 3 किलोमीटर वेस्ट ऑफ हिज पॉइंट, so this is the west direction, so is 3 kilometer west, this distance is 3 kilometers. Now think about it कि यहाँ पे अगर this distance is 3 kilometers, अगर ये वाला distance 3 किलोमीटर है तो definitely this will also be 3 kilometer, isn't it so? ठीक है, और वो पहले गया नॉर्थ में, फिर उसने लेफ्ट टर्न लिया, और फिर उसके बाद में लेफ्ट टर्न लेके 4 किलोमीटर ट्रैवल किया है, सो अगर दिस डिस्टेंस इज 4 किलोमीटर, सो दिस विल ऑल्सो बी 4 किलोमीटर। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, टूवर्ड्स नॉर्थ कितना ट्रैवल किया है, तो आंसर विल बी 4 किलोमीटर्स, ऑप्शन बी। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, A is to the west of B, C is to the south of A, E is to the north of B, and D is to the east of E, then C is in which direction with respect to D? Again, question on direction sense, north, south, east and west, and we know A is to the west of B, west of B, तो अगर B को हमने मार्क किया, तो if this is B, तो A must be in the west direction, so let us say this is A. C is to the south of A, तो साउथ डायरेक्शन इज दिस वन, तो सी मस्ट बी समवेयर हियर। ठीक है, डिस्टेंस अपने हिसाब से ज़्यादा रखना है, कम रखना है, इस हिसाब से रखना है कि जब भी हम करें तो दूसरा जो भी हम पॉइंट्स बनाने वाले हैं उनसे हमें कंफ्यूजन अराइज नहीं हो, ये थोड़ा सा चीज़ें ध्यान रखना है। ठीक है, ई इज टू द नॉर्थ ऑफ बी, बी के नॉर्थ में ई है, एंड देन डी इज टू द ईस्ट ऑफ ई, ई का ईस्ट वर्ड्स इज दिस डायरेक्शन एंड देयर समवेयर इज डी। नाउ क्वेश्चन इज आस्किंग देन सी इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू डी, तो डी के रिस्पेक्ट में सी पूछ रहा है, यानी कि हमें डी से सी पे जाना है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, डी से सी पे जा रहे हैं, सी से डी पे नहीं जा रहे हैं, दिस इज द डायरेक्शन। और मैप में हमेशा जब भी डायरेक्शन बनाओगे तो ये ध्यान रखना है, एरो जिस डायरेक्शन में एरो होगा तुम्हारा, जिस डायरेक्शन में तुम जा रहे हो, दैट विल बी द आंसर का डायरेक्शन। ठीक है, तो वेस्ट साउथ यानी कि साउथ वेस्ट डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, ऑप्शन बी इज द आंसर। फ्रॉम डी टू सी इज साउथ वेस्ट, फ्रॉम सी टू डी इज नॉर्थ ईस्ट। अगर सी से डी की बात करते हैं तो नॉर्थ ईस्ट होता है, बट आंसर में डी से सी पूछा है, दैट इज वाई दिस इज साउथ वेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट शुड गर्ल्स लर्न आर्ट्स लाइक जूडो एंड कराटे, एंड देन देयर आर 2 आर्गुमेंट्स दैट आर गिवन, एंड क्वेश्चन आस्किंग व्हिच ऑफ द अबव आर्गुमेंट्स होल्ड्स फॉर द स्टेटमेंट, यानी कि सपोर्ट्स द स्टेटमेंट, होल्ड्स फॉर द स्टेटमेंट। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग या वीक ऐसा नहीं लिखा है, लिखा है होल्ड्स फॉर द स्टेटमेंट। स्टेटमेंट कह रहा है शुड गर्ल्स लर्न आर्ट्स लाइक जूडो एंड कराटे। ओके, तो शुड गर्ल्स लर्न आर्ट्स लाइक जूडो एंड कराटे, आर्ग्यूमेंट गिवन है, पहला वाला अफर्मेटिव है यानी कि स्टेटमेंट के सपोर्ट में है कि यस दे शुड, सेकंड वाला नेगेटिव में है दैट नो दे शुड नॉट। अच्छा, यहाँ पे क्योंकि क्वेश्चन मार्क है तो ऐसा क्वेश्चन में लिखा नहीं है, बट स्ट्रॉन्ग या वीक आर्ग्यूमेंट टाइप ही है ये क्वेश्चन, कि ऐसा हमारा आर्ग्यूमेंट स्टेटमेंट के आंसर को कितना सपोर्ट कर रहा है या निगेट कर रहा है, कितना स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट है या वीक है। ठीक है, तो कौन सा स्टेटमेंट होल्ड कर रहा है, स्टेटमेंट नंबर 1 इज सेइंग यस इट विल इनेबल देम टू डिफेंड देमसेल्व्स फ्रॉम रोग्स एंड रफियंस। If the girls learn arts like judo and karate, then it will enable them to defend themselves, which is a logically sound argument. Yes, this is supporting affirmative strong argument. ठीक है, strong argument है। सेकंड वाला कह रहा है नो दे विल लूज देयर फेमिनिन ग्रेस, नहीं उनको नहीं सीखना चाहिए, बिकॉज अगर वो सीखेंगे तो उनका जो फेमिनिन ग्रेस है वो कम हो जाएगा। सो काइंड ऑफ वीक आर्ग्यूमेंट। ठीक है, डज नॉट मैटर मच। ऑप्शन फर्स्ट आर्ग्यूमेंट जो हमारा है दैट इज द स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट, सो दैट शुड बी द आंसर, दैट इज होल्डिंग फॉर द स्टेटमेंट, ऑप्शन ए। क्लियर? ठीक है, एंड वील डू सम क्रिटिकल रीजनिंग में कुछ क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे ऑन द सिमिलर लाइंस, टू प्रैक्टिस मोर ऑन दिस। ऑलरेडी मैंने स्नैप के लिए कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हुए हैं, कुछ क्वेश्चंस सॉल्व कराए हुए हैं, तो अगर तुमने चेकआउट नहीं किया वो वीडियो तो उसको एक बार देख लेना। अदरवाइज हम सेपरेटली भी कुछ और स्टेटमेंट्स को, कुछ और स्टेटमेंट और आर्गुमेंट बेस्ड क्वेश्चंस को, एजम्पशन बेस्ड क्वेश्चंस को, यानी कि सीआर पे कुछ क्वेश्चंस को जरूर प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट, चूज द नंबर विच इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स इन द ग्रुप। ऑड वन आउट निकालना है हमें, और ग्रुप में नंबर्स क्या है, फर्स्ट है 8314, देन है 2709, देन देयर इज 1315 एंड 3249। नाउ व्हाट कुड बी द कनेक्शन? 8314 2709 270, अगर हम 2 + 7 + 0 करें तो 9 आ रहा है,
1 3 1 5, 1 + 3 + 1 करें तो 5 आ रहा है। 3 2 4, 3 + 2 + 4 करेंगे तो 9 आएगा। बट फर्स्ट वाले में 8 + 3 + 1 is 12, that is not equal to 4. Clearly first one is odd one out. Option A will be the answer. ठीक है। और ऐसे क्वेश्चंस में जब भी करोगे जहां पे कि कोई पर्टिकुलर डेफिनेट डायरेक्शन नहीं है जाने की, तो वहां पे थोड़ी देर अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन को। अगर लगता है कि क्लिक नहीं कर रहा है तुमको तो स्किप मारो, आगे बढ़ो। ठीक है। और बाद में लास्ट में टूवर्ड्स द लास्ट उसका फिर देखोगे, चेक करोगे कि कुछ पैटर्न समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हमेशा ऐसे क्वेश्चन में अपना टाइम बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, choose the pair of words that will fill the blanks to make the sentence true and possible. Now fill in the blanks. This blank, first blank is to the race as slow is to, यानी कि फर्स्ट वाला शुड बी कनेक्टेड टू द रेस, सिमिलरली एज स्लो इज टू बी कनेक्टेड टू द सेकंड वाला, फिल इन द ब्लैंक। ऑप्शन ए कह रहा है गैलप एंड फास्ट, तो फास्ट तो लास्ट में आएगा, तो ऑपोजिट आएगा। फास्ट तो स्लो के ऑपोजिट हुआ। और रेस और गैलप तो सिमिलर है, बिकॉज गैलप क्या होता है, गैलप इज अल्टीमेटली अ वेरी फास्ट रेस। इफ यू रिकॉल, अगर तुमने किसी घोड़े को देखा हो तो जब घोड़ा बहुत तेज भागता है तो उसका कभी भी डायग्राम तुमने देखा हो या कभी मूर्ति देखा होगा कहीं पे भी, तो उसमें क्या दिखाते हैं कि 2 पैर उसके हवा में है। ठीक है। तो गैलप ऐसा होता है कि जबकि 4 पैर हवा में हो, इतना तेज दौड़ रहा हो कोई। ठीक है। सो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड गैलप, कि अ वेरी फास्ट रेस जिसमें कि 4 पैर हवा में हो। ठीक है। दैट इज व्हाट इज गैलप। तो गैलप इज रिलेटेड टू द फास्ट, तो हमें यहां पे स्लो से तो कनेक्शन में फास्ट नहीं आना चाहिए, बिकॉज स्लो और फास्ट अपोजिट है, गैलप और रेस सिमिलर वर्ड्स हैं। तो ऑप्शन ए इज नॉट द आंसर। बी में है रैपिड, रैपिड इज टू द रेस एज स्लो इज टू द स्टॉप। नाउ स्लो इज ऑल्सो, आई मीन स्लो इज नॉट जीरो, दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो, चल तो रही है ना, स्लो है बस, तो स्टॉप से तो कनेक्टेड नहीं होगा। ऑप्शन बी भी आंसर अपना नहीं होगा। ऑप्शन सी, रैपिड इज टू द रेस, रैपिड और रेस सिमिलर वर्ड्स, और स्ट्रॉल, स्लो इज कनेक्टेड टू द स्ट्रॉल। नाउ रेस इज रैपिड और फास्ट, और स्ट्रॉल क्या होता है, स्ट्रॉल इज अ वॉक, इट इज अ वॉक, तो वॉक इज जनरली स्लो। ओके, सो यस, सी इज देयर, सी शुड बी द आंसर। और रन और फास्ट अगेन बाय द सेम लॉजिक, डी भी आंसर नहीं होगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट द प्रोडक्ट ऑफ कंपनी ए इज क्वाइट बेटर इन क्वालिटी देन द मच एडवर्टाइज्ड प्रोडक्ट ऑफ कंपनी बी। तो प्रोडक्ट ऑफ ए इज बेटर इन क्वालिटी बट प्रोडक्ट ऑफ बी इज मच एडवर्टाइज्ड, दैट इज व्हाट द स्टेटमेंट इज सजेस्टिंग। ठीक है। प्रोडक्ट जो कंपनी ए का प्रोडक्ट है दैट इज बेटर इन क्वालिटी, बट कंपनी बी का जो प्रोडक्ट है दैट इज मच एडवर्टाइज्ड। अजम्पशंस क्या है, अजम्पशन नंबर 1, इफ योर प्रोडक्ट इज नॉट गुड यू स्पेंड मोर ऑन एडवर्टाइजमेंट। तो यानी कि ये कह रहा है कि अगर प्रोडक्ट गुड नहीं है तब ज्यादा एडवर्टाइजमेंट में स्पेंड करोगे। क्या ऐसा जरूरी है, इज इट नेसेसरी? बिकॉज इफ दिस हैज टू बी द एन अजम्पशन देन लॉजिकली ये नेसेसरी होना चाहिए, इज इट सो? बट इज इट, इज इट? ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ऐसा भी हो सकता है प्रोडक्ट गुड हो तब उसका एडवर्टाइजमेंट ज्यादा किया जाए। एडवर्टाइजमेंट इज कनेक्टेड टू सेलिंग एज सच, है कि नहीं? प्रोडक्ट अच्छा है या खराब है जरूरी नहीं है, प्रोडक्ट अच्छा है तब भी उसका एडवर्टाइजमेंट किया जा सकता है ज्यादा, और खराब है तब भी ज्यादा किया जा सकता है। दोनों ही केसेस में एडवर्टाइजमेंट किया जा सकता है, बिकॉज बिना एडवर्टाइजमेंट के तो बिकना नहीं है। तो क्लियरली दिस assumption इज नॉट वेरी साउंड। ठीक है। बेसिकली और अगर निगेट करना हो इसको तो ऐसे भी सोच सकते हो, इसका निगेटिव डायरेक्शन में सोचो कि इफ प्रोडक्ट इज गुड यू स्पेंड लेस ऑन एडवर्टाइजमेंट, बट क्या ऐसा जरूरी है? नो, नॉट नेसेसरी, एंड दैट इज वाई द फर्स्ट स्टेटमेंट is not the right assumption. Second one कह रहा है some people are tempted to buy a product by the advertisement. तो अगर इसका हम निगेटिव सोचें कि no people buy are tempted to buy a project by the advertisement, यानी कि कोई भी परचेज नहीं करता है एडवर्टाइजमेंट देख के। अगर कोई परचेज ही नहीं करता होता तो सेंस ही क्या था एडवर्टाइजमेंट का? तो डेफिनेटली some are tempted to buy a project by the product by the advertisement. Yes, this assumption is logically there, and that is why the product B is much advertised. Second assumption should be there. Option B will be the answer. Clear? Okay. The second one is implicit, first is not. If gold is coded as home, come is coded as done, cod is coded as does, then how would you code SONS? तो गोल्ड से कोड कर रहे हैं होम, बेसिकली एवरी डिजिट, जी से एच आ रहा है, नेक्स्ट आ रहा है, ओ से ओ ही रह रहा है, ओ इज कांस्टेंट, एल से एम आ रहा है, डी से ई आ रहा है, यानी कि एवरी डिजिट में हम 1 ऐड कर दे रहे हैं एक्सेप्ट ओ, ओ में कुछ भी ऐड नहीं हो रहा। सिमिलरली कम से गए डन पे, COME से DONE, तो सी से गए डी पे,
अगेन ओ इज अपनी प्लेस पे कांस्टेंट है, और m से गए n पे, और e से गए ई से गए ई पे, यानी कि ई भी अपने प्लेस पे कांस्टेंट है। जबकि फोर्थ प्लेस पे पहले डी था तो डी से ई पे गए थे, बट जब ई आया फोर्थ प्लेस पे तो ई अपने प्लेस पे कांस्टेंट है, यानी कि ओ और ई को हम चेंज नहीं कर रहे हैं, बाकी सब में हम 1 ऐड कर रहे हैं। इजंट इट सो? अगर प्लेस इंपॉर्टेंट होता, अगर फोर्थ प्लेस इंपॉर्टेंट होता तो यहां पे भी डी से डी ही रहना चाहिए था, बट डी से ई हुआ है, यानी कि प्लेस इंपॉर्टेंट नहीं है। ओ और ई की पोजीशन को चेंज नहीं कर, यानी कि उसका नंबरिंग को चेंज नहीं कर रहे। ठीक है, देन कॉर्ड से गए डोज पे, अगेन सी से डी, ओ अपनी जगह पे फिक्स्ड है, आर से एस, डी से ई, और फिर सन्स के लिए हमें सही सेम प्रोसेस फॉलो करना है। एस एन और एस तो एक लेटर आगे चले जाएंगे, बट ओ विल रिमेन कांस्टेंट एट दैट पोजीशन। तो ओ की जगह ओ रहेगा, एस की जगह टी आ जाएगा, एन की जगह ओ आ जाएगा, और एस की जगह फिर से टी आ जाएगा। टी ओ ओ टी विल बी द आंसर, ऑप्शन बी। क्लियर है? ठीक है, काइंड ऑफ पैटर्न तो पहले वाले से ही क्लियर हो गया था, बट फिर भी बाकी हमने एनालिसिस के लिए जस्ट देख लिया। क्लियर है? ठीक है, और ये लिखने की जरूरत नहीं है, स्ट्रेट अवे हमें देख के समझ में आ रहा है। लिखा तो सिर्फ समझाने के लिए। एग्जाम में इतना टाइम नहीं रहेगा कि तुम लिख के हर एक चीज को प्रॉपर्ली देखो। अगर ऑब्जर्व करके समझ में आ रहा है तो दैट इज ऑल, उसके बाद में सॉल्व करो, आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द ऑड ग्रुप इन द फॉलोइंग: 3, 9, 6, 15, 6, 18, 12, 30, 4, 16, 12, 24 एंड 12, 36, 24, 60। तो पैटर्न क्या बन रहा है? 3 एंड देन 3 इंटू 3 9 आ रहा है, फिर आ रहा है 3 इंटू 2 6 आ रहा है, एंड देन लास्ट में आ रहा है 3 इंटू 5 15। सेकेंड केस में आ रहा है 6, देन 6 इंटू 3 18, 6 इंटू 2 12 एंड 6 इंटू 5 30। ये भी पैटर्न को फॉलो कर रहा है। देन आ रहा है 4, 4 इंटू 4 16, विच इज नॉट फॉलोइंग द पैटर्न, नॉट फॉलोइंग द पैटर्न। या लास्ट वाला फॉलो कर रहा है 12 इंटू 3 36 इंटू 2 24, यस दैट इज ऑल्सो फॉलोइंग। तो क्लियरली हमारा जो ऑड वन आउट है दैट इज 4 16 12 24, दिस इज ऑड वन आउट, so this will be the answer. Who is son of F? और वी हैव बीन गिवन सम इन्फॉर्मेशन। ना यहाँ पे थोड़ा बहुत कन्वेंशन हैं जिनको हम फॉलो करेंगे, तो उनको ध्यान रख लेते हैं कि जब भी हम बात करेंगे मेल की तो मेल को रिप्रेजेंट करेंगे प्लस से, फीमेल को रिप्रेजेंट करेंगे माइनस से। ओके, कभी भी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पे जाएंगे तो वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो दिस विल बी द अबव जनरेशन, लेट अस से दिस इज फादर, दिस इज सन, और सेम जनरेशन के लिए विल बी रिप्रेजेंटिंग बाई हॉरिजॉन्टल लाइन, बाई हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, तो अगर ब्रदर्स हैं, ब्रदर सिस्टर हैं, तो हॉरिजॉन्टल लाइन से रिप्रेजेंट होंगे। ठीक है, और अगर हस्बैंड वाइफ है तो फॉर हस्बैंड वाइफ विल बी रिप्रेजेंटिंग विद ए एरो, वन विल बी हस्बैंड, द अदर विल बी वाइफ। तो दिस इज द बेसिक रिप्रेजेंटेशन। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है? हु इज द सन ऑफ एफ, यानी कि एफ को हमें कनेक्ट करना है, एफ को कनेक्ट करना है। तो एफ कहां पे आ रहा है? सीधे सीधे वो देखो, सारे के सारे स्टेटमेंट को अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, सबसे पहले वो स्टेटमेंट पढ़ो जहां पे कि एफ को बात कर रहा है। तो कह रहा है क्वेश्चन, एफ इज द स्पाउस ऑफ ए। ठीक है, यानी कि ए और एफ हस्बैंड और वाइफ है। कौन हस्बैंड है कौन वाइफ है दैट वी आर नॉट क्लियर। ठीक है, बट ए और एफ हस्बैंड और वाइफ की तरह कनेक्टेड है। अब ए कहां पे आ रहा है? दूसरी जगह। ए फर्स्ट वाले स्टेटमेंट में आ रहा है, ए इज द फादर ऑफ सी, तो सी का फादर है ए, यानी कि ए इज अ मेल, और ए की स्पाउस है एफ, यानी कि एफ इज द वाइफ, फीमेल। सी का जेंडर अभी तक नहीं पता है, बट नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है बट सी इज नॉट हिज सन। तो अगर सी उसका सन नहीं है, ए फादर है बट सी सन नहीं है, मतलब क्या हुआ? यानी कि सी इज अ डॉटर, डॉटर है, फीमेल है। देन फिर कह रहा है ई इज द डॉटर ऑफ सी, ई अगर सी की डॉटर है तो ई इज ऑल्सो फीमेल। देन नेक्स्ट है, अभी तक देखो हमें एफ का सन तो नहीं मिला। ठीक है, फिर आगे स्टेटमेंट क्या कह रहा है? बी इज ब्रदर ऑफ सी, तो सी का ब्रदर कौन है? बी है, और क्वेश्चन हमसे सन ही तो पूछ रहा है, तो क्लियरली एफ का सन कौन आ गया? बी आ गया। बी विल द आंसर, ऑप्शन ए। क्लियर है? अब इसके बाद के स्टेटमेंट को पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना सफिशिएंट है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, इन सीरीज 2, 6, 18, 54 व्हाट विल बी द एर्थ टर्म? एर्थ टर्म क्या होगा? फर्स्ट है 2, देन आ रहा है 6, देन 18, देन 54। तो 2 इंटू 3 इज 6, 6 इंटू 3 इज 18,
80 इंटू 3 इज 54, ठीक है। अब या तो और तुम 3 मल्टीप्लाई करते रहो, ठीक है, या फिर स्ट्रेट अवे देख लो कि हमें यहाँ पे जीपी फॉर्म हो रही है, इज दैट इट सो, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन फॉर्म हो रहा है, और फर्स्ट टर्म हमारा 2 है और कॉमन रेशियो 3 है। अगर लॉजिकल रीजनिंग के हिसाब से सोचोगे तो ये चीज़ समझ में नहीं आएगी, तो वहाँ पे हम क्या करें, 3 और मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो अगला बार 3 मल्टीप्लाई करके आएगा 162, और फिर 3 मल्टीप्लाई करके आएगा 486। तो हमारे कितने टर्म हो गया, 1 2 3 4 5 6, दो और टर्म्स चाहिए, तो इफेक्टिवली 486 इंटू 9 करना है हमें, जो कि अराउंड 4000 से 5000 के बीच में आएगा आंसर, और लास्ट में आएगा 6 इंटू 9 54, यानी कि लास्ट में आएगा 4, ठीक है। 8th टर्म के लिए बात कर रहे हैं, दैट इज वाई मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम 9 से, लास्ट में आएगा 4, और 4000 से 5000 के बीच में होगा, क्योंकि इतना कर लोगे तो कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, क्लियरली आंसर अपना हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी विद आंसर। इज दिस क्लियर? अदरवाइज जीपी के हिसाब से सोचते हैं तो फर्स्ट टर्म 2 है, 8th टर्म चाहिए, 8th टर्म चाहिए, तो क्या आंसर आएगा, a इंटू आर टू द पावर 7, यानी कि 2 इंटू 3 टू द पावर 7, तो 2 इंटू 3 टू द पावर 7 निकालना पड़ेगा, 3 टू द पावर 7 तो एस एच कितना आएगा, 3 टू द पावर 4 इज 81, 81, ठीक है, और 3 टू द पावर 6 इज 729, 3 टू द पावर 7 कितना होगा, 2187, 2 into 2187 that will be 4374. Next question, which of the following is represented best by the figure given below? Now there are sets that are given, और हमें रिप्रेजेंट कैसे करना है, दो सर्कल्स हैं, एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल है और एक सेपरेट सर्कल है, यानी कि बेसिकली दिस इनसाइड वाला सर्कल इज अ सबसेट ऑफ दिस बड़ा वाला सर्कल, और ये वाला तो सेपरेट एक सर्कल है, सेपरेट सेट है, ठीक है। तो कौन सा वाला ऑप्शन हमारा रिप्रेजेंट हो रहा है इस डायग्राम से, ये हमें चेक करना है। ऑप्शन ए कह रहा है वेजिटेबल, ब्रिंजल, मीट, तो ब्रिंजल हमारा एक वेजिटेबल है, तो ब्रिंजल वाला सेट विल बी इनसाइड वेजिटेबल वाला सेट, और मीट क्योंकि सेपरेट आइटम है तो सेपरेटली आएगा, तो क्लियरली ऑप्शन ए जो है ये तो ए तो अपना वेरीफाई हो रहा है, सेम डायग्राम बन रहा है। बी है इंग्लिश, लैटिन, ग्रीक, तो दीज आर 3 सेपरेट लैंग्वेजेस, 3 अलग लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, 3 अलग लैंग्वेजेस, तो बी तो नहीं बनेगा यहाँ। बट देखो एक चीज और जो ऐसे क्वेश्चन, ऐसे किसी भी क्वेश्चन में याद रखना है कि जैसे ही हमें एक आंसर कंफर्म पता चल गया तो अब एलिमिनेशन स्टार्ट कर दो। ऑप्शन ए पक्का आंसर में होगा, तो जिसमें ए नहीं है वो तो नहीं होगा आंसर, तो बी को पहले ही हटा दिया हमने, ठीक है। अब बी आंसर में नहीं होगा तो बी ऑप्शन ए में आ रहा है, तो ए भी आंसर नहीं होगा। अब इसके बाद में हमें पता है कि ए और सी सारे आंसर में आ रहा है, सी और डी में, तो क्लियरली हमें डी और ई को चेक करना है, बस बाकी को चेक करने की जरूरत नहीं है। तो डी क्या कह रहा है, कार्निवोर, एलिफेंट, टाइगर। एलिफेंट इज नॉट अ कार्निवोर, एलिफेंट तो हर्बीवोर है कि नहीं भाई, घास खाता है, वेजिटेरियन है, तो एलिफेंट को सेपरेटली लिखेंगे हम, और टाइगर इज अ कार्निवोर, तो कार्निवोर का सबसेट होगा टाइगर, तो इफ दिस इज कार्निवोर वाला सेट, टाइगर वाला सेट उसके अंदर आएगा, तो क्लियरली दिस इज ऑल्सो सेटिस्फाइंग द कंडीशंस, डी इज ऑल्सो देयर, सो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी विल बी द आंसर। क्लियर है, ठीक है। इसके बाद कुछ भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन हमारा डन हो गया है। क्या ये बात समझ में आ रही है? सारे ऑप्शंस को चेक करना जरूरी नहीं है, बस उनको चेक करना है जिनसे हमारा आंसर आ जाता है सफिशिएंटली। क्लियर, ओके। बाकी देखने को एक बार एयर, नाइट्रोजन और आइस को भी देख लेते हैं। एयर, नाइट्रोजन, आइस वाले केस में क्या है, बिकॉज सी इज देयर, एयर, नाइट्रोजन, आइस में क्या है कि एयर का पार्ट है नाइट्रोजन, तो एयर वाले सेट के अंदर आएगा नाइट्रोजन वाला सेट, और आइस आएगी सेपरेटली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द सीरीज नेक्स्ट 2 टर्म्स क्या होंगे, सीरीज हमारी क्या है, 2 15 4 12 6 7, एंड देन नेक्स्ट 2 टर्म्स यू हैव टू फाइंड आउट। जब भी सीरीज में इतने टर्म्स दिए हो तो एक बार जरूर देखना है कि कहीं अल्टरनेट सीरीज तो नहीं है, हमेशा ध्यान देना है। जब भी 6 7 8 टर्म्स 9 टर्म्स गिवन हो तो अच्छे खासे टर्म्स गिवन है, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट अल्टरनेट सीरीज चल रहा हो, तो ये क्लियरली हमें कोई पैटर्न स्ट्रेट अवे दिख भी नहीं रहा है। यहाँ पे 2 आया, 15 आया, 4 12 6 7, तो 2 से 4 पे गए, 4 से 6 पे गए, तो दोनों बार हम 2 ऐड कर रहे हैं, तो 6 से नेक्स्ट टर्म क्या आएगा, दैट शुड बी +2, यानी कि 8, और फिर 15 से 12 पे जा रहे हैं, 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 12 से 7 पे जा रहे हैं, 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 7 से नेक्स्ट जा रहे हैं, तो कितना सब्ट्रैक्ट करना चाहिए, 3 5, तो 7 सब्ट्रैक्ट करना चाहिए, तो आंसर शुड बी 0। 8 and 0 शुड बी द फॉलोइंग टर्म्स, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुड सीनियरिटी बी द ओनली क्राइटेरिया फॉर द प्रमोशन? Argument 1 is yes, otherwise the senior employees do feel humiliated. Argument 2, yes, the senior employees are more experienced and must be rewarded for the same. Which of the above arguments hold strong?
फॉर द स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ोगे तो क्या दिया है, शुड सीनियरिटी बी द ओनली क्राइटेरियन। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग कब होल्ड करेगा, जबकि इस बात को जस्टिफाई करे आर्ग्यूमेंट हमारा कि ये अकेला क्राइटेरियन होना चाहिए। ठीक है, इवन इफ द आर्ग्यूमेंट इज सजेस्टिंग दैट इट शुड बी अ क्राइटेरियन। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब तुम्हें इतनी बात क्लियर हो जाएगी तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएगा, अदरवाइज कंफ्यूजन थोड़ा बहुत रह सकता है। ठीक है, कि ओनली क्राइटेरियन को जब तक जस्टिफाई नहीं कर रहा है तब तक आर्ग्यूमेंट हमारा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। क्लियर है? ठीक है, तो आर्गुमेंट फर्स्ट हमारा कह रहा है यस अदरवाइज सीनियर एम्प्लॉइज डू फील ह्यूमिलेटेड, दो दिस आर्गुमेंट इज नॉट वेरी साउंड, बट कैन यू अंडरस्टैंड दैट इवन इफ वी टेक दिस एट द फेस वैल्यू, अगर हम ये एज्यूम कर ले कि ये फर्स्ट आर्गुमेंट हमारा ट्रू है तब भी, और ये परफेक्टली लॉजिकल है तब भी, क्या ये आर्गुमेंट हमारा ये कह रहा है कि दिस शुड बी द ओनली क्राइटेरियन? Is it saying that? It is definitely not saying that. It can only say even in the best case scenario कि हाँ भाई ये क्राइटेरियन होना चाहिए, क्योंकि नहीं होगा तो फिर सीनियर एम्प्लॉइज को ह्यूमिलेटेड फील होगा। ठीक है, सो इवन इन दैट केस दिस इज नॉट सेइंग कि ओनली क्राइटेरियन होगा। तो क्लियर ये है कि ये हमारा स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट तो नहीं है। स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट तभी होता है जबकि ओनली क्राइटेरियन को जस्टिफाई करता है। सेकंड कह रहा है यस सीनियर एम्प्लॉइज आर मोर एक्सपीरियंस्ड एंड मस्ट बी रिवॉर्डेड, अगेन अ लॉजिकल आर्गुमेंट, बट क्या आर्गुमेंट ये कह रहा है कि ओनली क्राइटेरियन? डेफिनेटली नॉट। तो इसके आगे कुछ सोचने की जरूरत नहीं है ज्यादा, डेफिनेटली ना फर्स्ट वाला मैच कर रहा है ना सेकंड मैच कर रहा है, ऑप्शन डी इज द आंसर। नीदर ऑफ द आर्गुमेंट्स आर स्ट्रॉन्ग फॉर द स्टेटमेंट बिकॉज स्टेटमेंट इज सेइंग शुड सीनियरिटी बी द ओनली क्राइटेरियन। क्लियर है? ओके, अप्रिशिएट कर पा रहे हो इस बात को? नेक्स्ट क्वेश्चन, पी क्यू आर एस टी एंड यू। सो बेसिकली जो भी 20 क्वेश्चंस थे हमारे वो तो हमारे डिस्कस हो गए, और नाउ देयर इज अ पजल जिसको सॉल्व करना है हमें। पी क्यू आर एस टी एंड यू आर 6 लेक्चरर्स इन अ कॉलेज, ईच टीचिंग अ डिफरेंट सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, सोशियोलॉजी, बायोलॉजी, जियोग्राफी एंड हिस्ट्री। There are 6 lecturers, not necessarily in the same order. There are only 4 female teachers, 4 female lecturers हैं और 2 मेल lecturers हैं। ठीक है, 4 females हैं और 2 males हैं। Now Q teaches history, ठीक है, Q is teaching history. No female lecturer teaches biology और mathematics, यानी कि biology और mathematics को पढ़ाने वाले मेल टीचर्स हैं। S teaches sociology, is the oldest. S is also the oldest. ठीक है, तो ओल्ड और यंग का भी रैंकिंग हमें करना पड़ेगा। तो अगर ओल्डेस्ट को हम सबसे ऊपर रखें तो एस विल बी एट द टॉप, ओल्डेस्ट। ठीक है, रैंकिंग 1। और देन पी इज ओल्डर देन आर एंड टीचर्स फिजिक्स। तो पी इज ओल्डर देन आर, क्योंकि ओल्डेस्ट को सबसे ऊपर रख रहे हैं तो पी को ऊपर रखेंगे कहीं पे, कहां पे आएगा अभी नहीं पता, बट डेफिनेटली आर से ऊपर आएगा। और पी टीचर्स फिजिक्स, ठीक है। और ऑल्सो वी नो कि 4 फीमेल टीचर्स हैं, 2 मेल टीचर्स हैं, तो बायोलॉजी और मैथमेटिक्स को कोई फीमेल नहीं पढ़ा रही, यानी बायोलॉजी और मैथमेटिक्स को पढ़ाने वाले तो मेल होंगे, बाकी सारे के सारे क्या होंगे, फीमेल होंगे। अगर हम फीमेल को माइनस से रिप्रेजेंट करें तो दीज आर ऑल फीमेल्स, या फिर एफ लिख सकते हो, जैसे भी तुम कंफर्टेबल फील करो। ठीक है, सो पी इज ओल्डर देन आर एंड टीचर्स फिजिक्स, फाइन। देन द यंगेस्ट टीचर्स बायोलॉजी एंड यू इज नॉट द यंगेस्ट। तो बायोलॉजी पढ़ाने वाला इज द यंगेस्ट, बट वो यू नहीं है, नॉट यू। The T teaches mathematics, T is teaching mathematics and we know मैथ पढ़ाने वाला is a male, तो T is a male and is older than P, तो T P से ऊपर कहीं पे आएगा। Let us say this is the position, क्योंकि S से ऊपर नहीं आ सकता, S तो oldest है, but younger than Q and U, यानी कि Q और U T से भी ऊपर आने वाले हैं, Q और U T से भी ऊपर आने वाले हैं। ठीक है, क्लियर है? ओके, और क्योंकि Q और U T से भी ऊपर आ रहे हैं तो ये तो क्लियर है हमें कि यंगेस्ट बायोलॉजी पढ़ा रहा है, U तो वैसे भी नहीं पढ़ा रहा था, Q उससे ऊपर आ रहा है। ठीक है, क्या बच गया हमारा, QSPT, QSPT। तो U और R में से यंगेस्ट कौन सा हुआ, ऑब्वियसली R इज द यंगेस्ट नाउ, तो R इज टीचिंग बायोलॉजी। तो अब एक ही बच गया हमारा कॉम्बिनेशन, क्या बचा है, बायोलॉजी वाला भी मेल है तो प्लस कर दो, PQRST, U बच गया, और U क्या पढ़ाएगा, जो सब्जेक्ट बच गया है, बायोलॉजी, मैथ, फिजिक्स, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी पढ़ाएगा U। पूरा हमारा स्ट्रक्चर क्लियर हो गया, क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, तो दिस इज द 6th रैंक, दिस इज 5th, दिस इज 4th, और Q और U ऊपर आएंगे, उनका आपस में ऑर्डर इज नॉट डिफाइंड। कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चंस पे चलते हैं।
क्वेश्चन 1 कह रहा है इफ ऑल लेक्चरर्स आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर एट देयर एजेस, असेंडिंग यानी कि क्या है, सबसे पहले कौन आएगा, यंगेस्ट आएगा, और सबसे लास्ट में आएगा ओल्डेस्ट, देन व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ टू मेल टीचर्स, सबसे पहले यंगेस्ट फिर ओल्डेस्ट, तो अगर यंगेस्ट को सबसे पहले रखेंगे तो पहले आएगा आर पी टी क्यू यू एस, आर पी टी, फिर क्यू और यू के बारे में हमें नहीं पता कौन सी पोजीशन पे आएंगे, फिर आएगा लास्ट में एस, यानी कि फर्स्ट पोजीशन पे आर आएगा, सेकंड पे पी आएगा, थर्ड पे टी आएगा, और हमारे मेल टीचर्स कौन से हैं, आर और टी हैं, तो फर्स्ट एंड थर्ड विल बी द आंसर। ठीक है, ऑर्डर गड़बड़ कर दोगे, यानी कि अगर यंगेस्ट टू ओल्डेस्ट की बजाय ओल्डेस्ट टू यंगेस्ट कर दोगे तो भी एक ऑप्शन दिया है हमें फोर्थ एंड सिक्स्थ, तो गड़बड़ हो जाएगा, ये चीज़ ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में। ये सब कुछ सही किया बट ऑर्डर का ध्यान नहीं दिया, असेंडिंग यानी कि बढ़ता हुआ यंगेस्ट से ओल्डेस्ट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु टीचर्स बायोलॉजी, बायोलॉजी का ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, क्या है आंसर, आर आया है आंसर, आर इज द आंसर, ऑप्शन बी, आर इज टीचिंग बायोलॉजी। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट, विच सब्जेक्ट डज यू टीच, यू इज टीचिंग ज्योग्राफी, ऑप्शन ए। विच ऑफ द ग्रुप कंप्राइजेज ओनली फीमेल्स, सो आर एंड टी हम ऑलरेडी देख चुके हैं, आर और टी तो मेल्स हैं, तो बाकी सारे फीमेल्स हैं, पी क्यू एस यू, ऑप्शन डी। हु इज द यंगेस्ट लेक्चरर, यंगेस्ट लेक्चर कौन आया था, आर आया था ना, आर था आई गेस, यस आर वॉज द यंगेस्ट, तो ऑप्शन सी इज द आंसर। तो क्लियरली द पजल इज वेरी इजी, और 5 क्वेश्चंस बोनस दे रही है सीधे स्ट्रेट अवे। क्लियर है, सो दीज वर ऑल द क्वेश्चंस इन लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन। आई बिलीव सेशन आपको पसंद आया हो, क्वेश्चन समझ में आया हो, किसी भी क्वेश्चन में कहीं पे डाउट रहा हो तो कमेंट में जरूर मेंशन करना। अगर सेशन पसंद आया तो उसको लाइक जरूर करना है, अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से कर लेना, एंड यू कैन ऑलवेज शेयर द फीडबैक and connect with me on Telegram at ADITYAKT and join the Telegram group CAT-ZAT MBA. That is all for this session. Bye bye. Take care.